सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम रूबरू में आप तमाम ही हाजिरीन का इस्तकबाल किया जाता है। आज के एपिसोड में हम हाजिर है शहर मालेगांव के मारूफ टीचर जनाब अंसारी मुर्तजा हसन सर के साथ में। सर हाल ही में रिटायर हुए हैं। सर ने बहसीत पीटी टीचर के 30 साल अपनी खिदमत अंजाम दी है और तकरीबन 20 सालों से मुख्तलिफ इम्तिहानात की तैयारियों के हवाले से अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। चूँकि मुस्तकबिल करीब में नीट एग्ज़ाम होना करार पाया है, इस हवाले से इस प्रोग्राम में आज हम सर के साथ में गुफ्तगू करेंगे। नीट इम्तिहान की तैयारी के हवाले से, ड्रेस कोड के हवाले से, दाखिले के प्रोसेस के हवाले से और साथ ही साथ किस किस्म की दुश्वारियाँ तलबा और तालबात को आती है और उसका इजाला किस तरह से किया जाए। प्रोग्राम रूबरू में आपके सामने पेश है जनाब मुर्तजा हसन सर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 12वीं साइंस जमातों के तलबा और तालिबात के लिए बोर्ड इम्तिहान के अलावा बहुत सारे इम्तिहानात हैं जिसके जरिए आला तालीम के दाखिले होते हैं। इनमें अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस इम्तिहानात हैं। मिसाल के तौर पर आर्किटेक्चर कोर्स में दाखिला लेना है, उसके लिए नाटा इम्तिहान है। अगर हमें फार्मेसी या इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में दाखिला लेना है, उसके लिए MHT CET इम्तिहान है। और मेडिकल के तमाम कोर्स MBBS, BDS, BUMS, BHMS, इसी तरह पैरामेडिकल कोर्स में BSc नर्सिंग, फिजियोथेरापी और अलग अलग बहुत सारे कोर्स हैं। इन तमाम कोर्स के लिए अब सिर्फ एक ही इम्तिहान है, वो है नीट। नीट इम्तिहान के जरिए हम किसी भी कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। पहले किसी भी कोर्स के लिए प्राइवेट कॉलेज के अलग इम्तिहान, गवर्नमेंट कॉलेज के अलग इम्तिहान, लेकिन अब मेडिकल के तमाम कोर्स और पैरामेडिकल के तमाम कोर्स के लिए एक ही इम्तिहान है, वो है नीट। इसके अलावा भी ऑल इंडिया लेवल पर एक दो इम्तिहानात हैं। मिसाल के तौर पर एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसको हुकूमत हिंद ने अलहदा कर दिया है, लेकिन बाकी तमाम इम्तिहानात को समेट के एक इम्तिहान कर दिया गया है और वो है नीट। हमारे महाराष्ट्र के तलबा या शहर मालेगांव के तलबा, इनको मेडिकल के किसी भी कोर्स में दाखिला लेने के लिए लाजमी इम्तिहान नीट से गुजरना है। आज हम नीट इम्तिहान के ताल्लुक से कुछ मालूमात का जिक्र करेंगे, इसलिए कि इस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों को गलत फहमियाँ हैं या अधूरी मालूमात हैं, जिसकी वजह से वो ऐन इम्तिहान के वक्त बेचैनी महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बतलाऊंगा कि नीट इम्तिहान की मार्क्स कितनी है, सवालात कितने हैं और तरीक़ा कार क्या है। अगरचे के तलबा को ये बतलाया गया है, साल भर वो बोर्ड की तैयारी करते हैं लेकिन अभी नीट की तैयारी कर रहे हैं और वो इस बात को भूल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह 3 मज़ामिन पर मुश्तमिल नीट का इम्तिहान है। हर एक मजमून से 45 सवालात और बायो के 2 हिस्से हैं, उनसे भी 45 सवालात हैं। फिजिक्स के 45 सवालात, केमिस्ट्री के 45 सवालात, बायोलॉजी के दोनों हिस्सों के 45 यानी 90 सवालात। इस तरह कुल 180 सवालात पर मुश्तमिल ये इम्तिहान होता है और एक सवाल के लिए 4 मार्क्स मिलती है। इस तरह कुल 180 सवालात के लिए 720 मार्क्स होते हैं। हमारे तलबा और तालिबात को मेडिकल कोर्स में इन्हीं मार्क्स की बुनियाद पर दाखिले हासिल होते हैं। MBBS के लिए आज अगर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना है तो 500 से जायद मार्क्स
हासिल करना जरूरी है। मुख्तलिफ जायजे और तरीके से ये बात आज जाहिर हो रही है कि अगर तलबा 500 से कम मार्क्स लेंगे तो उनका दाखिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा। अब अगर गवर्नमेंट मेडिकल में नहीं होगा तो प्राइवेट मेडिकल में होगा, जिसके लिए मार्क्स 450 भी मुनासिब है, 450 के करीब भी मुनासिब है। लेकिन इससे कम या 400 के अंदर मार्क्स होगी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी MBBS में दाखिले नहीं होंगे। इसके लिए अब उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटी की दर्जा रखने वाली कॉलेज में जाना है और उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कि वो कॉलेज बजाते खुद एक यूनिवर्सिटी होती है। उनके कायदे अलग होते हैं, उनके रूल्स अलग होते हैं, उनके तरीक़ाकार अलग होते हैं, उनकी फीस अलग होती है। वहां जाने के लिए कम से कम 25 लाख रुपया फीस सालाना अदा करना है। इसलिए बहुत सारे तलबा डीम्ड यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते हैं। हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल सकता है मार्क्स की बुनियाद पर। इसी तरह दर्जा बदर्जा तमाम कोर्स हैं। MBBS के बाद का जो दर्जा है वो BDS का है, उसमें मार्क्स 300-350 हासिल होना चाहिए। इसमें हम गवर्नमेंट में जा सकते हैं। उससे कम हुई तो प्राइवेट कॉलेज, उससे कम हुई तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब आइए BUMS के लिए। मुस्लिम तलबा और तालिबात जिन्होंने 10वीं जमात में उर्दू मजमून लिया है, उर्दू मजमून से 10वीं कामयाब करने वाला तालिब इल्म वही BUMS कर सकता है। इसलिए मराठी के तलबा BUMS में नहीं आते हैं। BUMS के लिए आज पूरे महाराष्ट्र में 6 कॉलेजेस हैं। 3 कॉलेज गवर्नमेंट ग्रांटेड हैं, 3 कॉलेज नॉन ग्रांटेड हैं, जिसे हुकूमत इमदाद नहीं देती। 3 कॉलेजेस जो हैं उसमें हमारे शहर मालेगांव की मंसूरा कॉलेज है, दूसरा मुंबई की कॉलेज है, तीसरा पूना की आजम कैंपस कॉलेज है। इन कॉलेजों में दाखिले के लिए 130 मार्क्स से जायद मार्क्स लाजमी हैं। जो आदाद शुमार माजी के रहे हैं उसके मुताबिक आज जो अंदाज है, अगर हमें किसी भी तालिब इल्म को दाखिल करना है तो उसे कम से कम 130 मार्क्स हासिल करना जरूरी है। इससे कम मार्क्स हासिल होगी तो जो गैर इमदादी 3 कॉलेजेस हैं, एक अक्कल कुआं में है, दूसरा इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज जलगांव में है, तीसरा अक्कल कुआं की ही एक ब्रांच कुंज खेड़ा कन्नड़ औरंगाबाद के करीब कॉलेज है। यहाँ हमें फीस ज्यादा अदा करना होगी, तकरीबन 80,000 रुपये 1 साल की फीस और रहने खाने का अलहदा खर्च तकरीबन 80,000, इस तरह 1,60,000 रुपये में 1 साल BUMS का हमारा गुजरता है। इसलिए तलबा को चाहिए कि 130 मार्क्स से जायद मार्क्स हासिल करें ताकि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट लेवल या गवर्नमेंट ग्रांटेड कॉलेज में यानी मंसूरा, मुंबई और पूना में दाखिला हासिल हो सके। इसके बाद के दर्जे में BHMS कोर्स है। BHMS के लिए कम मार्क्स में भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे तलबा की रग़बत इसमें नहीं है या इसे गैर अहम समझा जाता है। BHMS के लिए कोई भी कॉलेज ग्रांटेड नहीं है। ज्यादातर कॉलेजेस नॉन ग्रांट बेसिस पर हैं। चंद कॉलेज है जिनको ग्रांट मिलती है, लेकिन उनका कट ऑफ यानी दाखिले की मार्क्स की जो हद है वो 200 से जायद होती है। इसलिए तलबा उस लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो 200 से ज्यादा 250 के करीब स्कोर मिलाने की कोशिश करें, इसलिए कि इसके कॉलेजेस ज्यादा हैं और ये दोनों समाज के लोग करते हैं। मुस्लिम तलबा और तालिबात भी BHMS में दाखिला हासिल करते हैं और बिरादरान वतन या जो मुस्लिम नहीं है किसी और समाज का है वो भी BHMS में एडमिशन लेता है, जिसकी वजह से वहाँ गर्दी ज्यादा है, लोग ख्वाहिशमंद ज्यादा हैं और सीट कम है। मुकाबला आराई की वजह से हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। आइए हम बात करें कि मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। आज वक्त कम है, हमने जो स्टडी की है उसी को बार बार दोहराना है, पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है और तीनों मज़ामीन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके वो असबाब
वो टॉपिक्स जो आज हमें मुतमईन कर रहे हैं, जिसकी स्टडी से हम इत्मीनान महसूस कर रहे हैं कि ये टॉपिक मैंने कवर कर लिया है, उस पर ही मेहनत करना है। मिसाल के तौर पर फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बार बार पढ़ने के बाद भी हम काबू नहीं पा रहे हैं। ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा अलहदा रख देना है, उन उन्वानात को, उन मज़ामीन को ज्यादा पढ़ना है जिस पर हम काबू पा चुके हैं। इसकी बनिस्बत केमिस्ट्री आसान है, बायोलॉजी उससे आसान है, लेकिन वहां भी यही करना है कि अगर बायोलॉजी के 20 असबाक हैं तो हमें कम से कम 10 से ज्यादा असबाक जिस पर हमें मुकम्मल उबूर है, इत्मीनान है, साल भर की पढ़ाई हमने की है, उन पर ज्यादा तवज्जो देना है। अगर हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज्यादा अहमियत दी और बायोलॉजी का कवरेज फिजिक्स से हो गया तो हमें स्कोर मिल जाएगा। इसलिए फिजिक्स को कम करना है, केमिस्ट्री को मुनासिब करना है, बायोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा करना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो इस इम्तिहान में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये एक ऐसा तरीकाकार है जिससे बहुत शदीद नुकसानात होने का खदशा है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद ये है कि अगर हमने कोई एक सवाल को गलत किया, उस सवाल की मार्क्स तो हमें नहीं मिलेगी, लेकिन जो सही सवालात की मार्क्स हमें मिली है उसमें से भी जुर्माने के तौर पर मार्क्स काट ली जाएगी। इस तरह अगर हमने 3 सवालात सही किया और 2 सवाल गलत कर दिया तो हमारे 3 सवाल की 2 जवाबात की मार्क्स कम हो जाएगी, और हमने और ज्यादा गलत कर दिया तो वो 3 भी खत्म हो जाएगी, उल्टा हमें जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए तलबा और तालिबात इस बात का खास ध्यान रखें कि आप मज़ामीन का तयन करें कि मुश्किल कौन है, आसान कौन है और उससे आसान कौन है। इसी तरह सवालात, आपके 180 सवालात हैं, आप बायोलॉजी शुरू करते हैं तो उसमें भी आसान सवालात को पहले हल करें और मुश्किल को छोड़ दें, और जो मोस्ट डिफिकल्ट और बहुत मुश्किल सवाल है उसको छोड़ दें, उसे हल ही ना करें। यही सूरत अगर तीनों मज़ामीन की रही तो इंशाअल्लाह हम नेगेटिव मार्किंग से महफूज रहेंगे और नुकसान नहीं होगा और मतलूबा मार्क्स मिलेगी, हमारा किसी न किसी दर्जे में दाखिला मुमकिन है। आइए इम्तिहान के ताल्लुक से कुछ और बात कर लें। आज ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारे तलबा और तालिबात इम्तिहान से खौफ महसूस कर रहे हैं। पहले दर्जे में पढ़ाई कि पर्चा कैसा होगा, दूसरे दर्जे में सफर के खदशात कि मुझे 7:30 बजे ही पहुंचना है, तीसरे ड्रेस कोड और लवाजमात। इससे तलबा और तालिबात और उनके सरपरस्त बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, आप मेरी बात को तवज्जो से सुने, उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह कोई भी दुश्वारी नहीं होगी। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके एडमिट कार्ड में 2 स्लॉट टाइमिंग दी हुई है। स्लॉट ए का टाइम दिया हुआ है 7:30 से 8:30। इसका मतलब यह है कि वो तलबा जिनको स्लॉट ए मिला है वो 7:30 से 8:30 के दरमियान अपने इम्तिहानी सेंटर नासिक के मेन गेट में दाखिल हों। आपका दाखिला 2 तरह से है, पहला मेन गेट में आपको दाखिल होना है, दूसरे आपको अपने ब्लॉक में दाखिल होना है। इसी तरह स्लॉट बी, उसका टाइम दिया हुआ है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। स्लॉट ए और स्लॉट बी सिर्फ इसलिए दिया गया है कि तमाम तलबा और तालिबात और उनके सरपरस्त एक ही वक्त में मेन गेट पर बहुत ज्यादा रश और भीड़ ना करें, इसलिए कि वहां तलबा को जिस्मानी तौर पर चेक करना है और अंदर स्कैनर के तौर पे चेक करना है। इस तरह 2 चेकिंग में जो वक्त जाता है उसके लिए तलबा को तकसीम कर दिया गया है। अगर 7:30 से 8:30 बजे के तलबा 8:30 बजे के बाद 9 बजे भी दाखिला लेते हैं तो उन्हें दाखिल कर लिया जाएगा। उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपका स्लॉट 7:30 से 8:30 है और आप 9 बजे आए हो इसलिए आपका दाखिला मुमकिन नहीं है। ऐसा कतई नहीं है, आपको हर हाल में दाखिला मिलेगा। इसके बरखिलाफ 8:30 से 9:30 के तलबा और तालिबात
8:30 से पहले अगर 8 बजे जाते हैं, 7:30 बजे जाते हैं, पहले स्लॉट में दाखिल होते हैं, तो उन्हें भी दाखिला मुमकिन है। वहां के जिम्मेदारान उन्हें दाखिला देंगे। इसलिए आप स्लॉट ए के हो तो बी में भी जा सकते हो, बी के हो तो ए में भी जा सकते हो, या अगर ये कहें कि 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक तमाम तलबा और तालिबात का दाखिला हर लिहाज से मुमकिन है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप इत्मीनान रखें। बहुत सारे फोन हमें मौसूल होते हैं कि हमें 7:30 बजे पहुंचना है, हम एक दिन पहले जाना चाहते हैं। एक दिन पहले जाने में बहुत नुकसानात हैं। रिहाइश का मामला है, आपके खाने पीने का मामला है, बच्चों की सेहत रात भर में मुतासिर हो सकती है, सो नहीं सकते हैं, मच्छर काटते हैं। हमारे तजुर्बात ये बतलाते हैं कि जब जब कोई भी तालिब इल्म एक दिन पहले गया है, उसे कोई न कोई नुकसान हुआ है, अपनी कॉपी किताब घर भूल गया है, खाने पीने का मसला आया है, किसी के घर है तो मेहमान नवाजी में इतनी तकलीफ हो गई कि हमने इनकार भी नहीं किया, उनके एहतराम में ज्यादा खा लिया, पढ़ाई मुतासिर हो गई। इसलिए हमारे तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये कहना बेहतर समझते हैं कि आप उसी रोज यहाँ से रवाना हो जिस दिन इम्तिहान है, यानी 6 तारीख को सुबह 5:30 बजे आप अपनी किसी सवारी से सफर जारी करें। आप 8:30, 9, 10, 9:30 तक हर हाल में पहुंचेंगे और आपकी एंट्री 9:30 से पहले होगी। एक बात सिर्फ गौर करना है हर किसी को, सरपरस्त को, असातिज़ा को, तलबा को, कि 9:35 के बाद किसी भी तालिब इल्म की एंट्री किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं है। अगर वजीर आला भी फोन करते हैं तब भी जिम्मेदार उन्हें एंट्री नहीं देते हैं। उनकी घड़ी लगी होती है, वहीं सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है। अगर एक तालिब इल्म 9:35 के बाद जाएगा तो एंट्री कराने वाला शख्स जो है वो मुजरिम करार दिया जाएगा और उसको सजा हो सकती है। इसलिए कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेता है। 9:35 के बाद किसी तरह से एंट्री मुमकिन नहीं है। इसलिए आप सफर की एहतियात करें। आप 9:30 से पहले दाखिल हो। पहली एंट्री मेन गेट से हो गई, आपका पेपर 10 बजे शुरू होगा। आप ब्लॉक तक 5-10 मिनट ताखिर से पहुंचे तो भी आपका दाखिला मुमकिन है, लेकिन मेन गेट के बाद आपकी एंट्री अगर 9:35 का टाइम गुजार दी है तो आप इम्तिहान देने से महरूम होंगे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि स्लॉट ए को ध्यान रखें, वक्त की पाबंदी करें, इससे खौफजदा न हो। नमाज हम घर पे पढ़ लें, अजान हुई नमाज घर पे पढ़ लें, सफर शुरू कर लें। बहुत सारे जराए हैं, उसका इस्तेमाल करें, वक्त पर पहुंचे, इंशाल्लाह आपका वो मसला हल होगा। आइए सबसे अहम गुफ्तगू करें। आखिरी समझता हूं मैं ये गुफ्तगू मेरी होगी इस सिलसिले से। मैं कुछ इम्तिहान के प्रोसेस बतलाऊंगा, लेकिन उससे पहले ताजा गुफ्तगू ड्रेस कोड की है। अजीज तलबा और तालिबात और सरपरस्त हजरात, ड्रेस कोड की हमने खुद स्टडी की। हमारे माहिरीन पूना में मौजूद हैं। जिम्मेदारान जिनसे गुज़िश्ता 10 साल से राब्ता है, उनसे हमने इस ताल्लुक से खुलासा किया। मैं जो बातें यहाँ पर कह रहा हूँ बहुत ही इत्मीनान से और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तलबा और तालिबात और सरपरस्त हजरात इंतहाई बेचैनी में मुब्तला हैं कि ड्रेस कोड यानी क्या। मैं आपको बतलाता हूँ, आप थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो सादा जिंदगी गुजारने वाले को ड्रेस कोड बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अगर हमारे तलबा और तालिबात के लिबास सादा हो, सिंपल हो, किसी तरह के डिजाइन वाले ना हो, जायद पॉकेट वाले ना हो, तो हमारे लिए मसाइल ही नहीं पैदा होंगे। मैं लड़कियों के ताल्लुक से, तालिबात के ताल्लुक से सबसे पहले आपको बतला दूं कि लड़कियों के लिए फ्रॉक की जो शर्त हुकूमत की जानिब से रखी गई है वो ये है कि आप फ्रॉक सादा, सिंपल, फॉर्मल पहने। अब हम समझ सकते हैं कि सादा ड्रेस यानी क्या। उसकी वजाहत उन्होंने की है कि आप जो रोजाना फ्रॉक पहनते हैं उसको देख लें कि वो लंबाई में जरूरत से ज्यादा है क्या, उसकी गोलाई, उसके घेर जरूरत से ज्यादा है क्या, या बहुत सारे हमारे फॉर्मल ड्रेसेस, मुस्लिम तलबा तालिबात के ड्रेसेस की मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम तालिबात जो मुस्लिम लिबास कहलाते हैं उसको जब पहनती हैं तो उसमें कुछ फ्रॉक डबल दिखते हैं।
एक अस्तर वाला फ्रॉक दिखता है, फ्रॉक के अंदर फ्रॉक दिखता है, या जैकेट वाले फ्रॉक दिखते हैं, या बड़ी आस्तीन के फ्रॉक दिखते हैं, ये सब फ्रॉक की ममानियत है। आपको सिंपल फ्रॉक कम घेर वाला, मुनासिब ऊंचाई वाला, आधी आस्तीन का पहनना है। आधी आस्तीन से जायद न हो और पूरी आस्तीन भी मुमकिन नहीं है, हर हाल में आपको मना कर दिया जाएगा। इसलिए आप कोहनी से ऊपर आस्तीन का फ्रॉक इस्तेमाल करें, ना हो बना लें। ये फ्रॉक की कंडीशन हो गई। उसमें बटन आपको बड़ी नहीं लगाना है। सामने अगर बटन बड़ी दिखाई देती है तो वो भी मना है। और किसी भी तरह का कोई भी मेटल फ्रॉक में यूज नहीं होना चाहिए। कुछ लिबास में जायद मेटल या कशीदाकारी या प्रिंटिंग इस तरह की जाती है कि कुछ मेटल या कुछ धात का इस्तेमाल होता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिस्टर्ब होती है। उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। फ्रॉक के बाद शलवार के लिए चुस्त सलवार, जिसे हम मालेगांव की जबान में कहते हैं, या हमारे मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ये बात कही जाती है, उस शलवार का इस्तेमाल नहीं करना है। जिसे हम पाजामा, ट्राउजर या आम शलवार का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल शलवार, वो पहनना है। शलवार के लिए कोई भी चेकिंग नहीं होती है, फिर भी हमें सादा सिंपल शलवार का इस्तेमाल करना है ताकि फॉर्मल लिबास पूरा दिखाई दे। इसके अलावा सबसे अहम बात तालिबात के लिए जो वहाँ ड्रेस कोड में है, चेकिंग में है, वो ये है कि किसी भी तालिबा को किसी भी तरह का जेवर इस्तेमाल नहीं करना है। गले का हार नहीं पहन सकते हैं, हाथ में चूड़ी कंगन कोई भी चीज नहीं पहन सकते हैं, अंगूठी नहीं पहन सकते हैं, यहाँ तक कि घड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। घड़ी भी आपको निकालना है। कुछ तालिबात अंगूठी भूल जाती हैं, ऐन वक्त पर अंगूठी उंगली से निकलती नहीं है। नासिक में दौड़ना पड़ता है, सेंटरों पे दौड़ना पड़ता है और किसी सुनार से खिदमत लेकर उसकी अंगूठी को काटना पड़ता है और आधा घंटा वक्त जाने का खदशा होता है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही है, माजी में ऐसा हुआ है। इसलिए तालिबात रिंग अगर पहन रही हैं तो वो आज ही निकाल लें और बगैर घड़ी के इम्तिहान देने की कोशिश करें। आपके ब्लॉक में घड़ी होगी, उसी का इस्तेमाल करना है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ड्रेस कोड में सबसे अहम जेवरात हैं, उस पर आप अमल करें। मैं समझता हूं कि तालिबात का खौफ यहाँ दूर होना चाहिए। इस सिलसिले की आखिरी बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे तालिबात और उनके सरपरस्त आज भी मुझे फोन किए हैं कि सर ग्रे कलर का ड्रेस पहनना लाजमी है, ऐसा हमें कहा जा रहा है। कहीं मैसेज है, कहीं व्हाट्सएप है, किसी की आम गुफ्तगू है। मैंने उनके कहने पर फिर तहकीक की, जिम्मेदारों से बात की। मैं आपको दावे से इस बात का ऐलान करके कह रहा हूं कि आपको कलर के कोई भी खौफ में नहीं पड़ना है। आप किसी भी कलर का लिबास पहन सकते हैं। शर्त यह है कि प्लेन ड्रेस हो, सिंगल कलर हो। आप ग्रे कलर पे मत जाइए, व्हाइट पर मत जाइए। येलो कलर की बात पिछले दिनों चली, उसके बाद पिंक कलर की बात आई। किसी भी कलर का कोई भी जिक्र ना इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, ना ड्रेस कोड की तफसीलात में है। आप गलत फहमी में ना पड़े, दूसरों को बतलाएं कि कलर ड्रेस की कोई भी कंडीशन नहीं है। प्लेन ड्रेस, सिंपल ड्रेस, बगैर कशीदाकारी का फ्रॉक, बगैर प्रिंटिंग का फ्रॉक, या अगर मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ शहर मालेगांव में जूनियर कॉलेज में 2 ड्रेस जारी हैं, तालिबात अगर उसका इस्तेमाल करती हैं तो हमारे शहर की स्कूलों में, शहर मालेगांव के अलावा दीगर स्कूलों में भी जो ड्रेस इस्तेमाल होते हैं वो सही ड्रेस हैं। ड्रेस कोड यूपी, बिहार, दिल्ली, जहां पर ड्रेस के जरिए नकल नवेसी के मामलात हुए हैं, बटन से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हुआ, मेटल से इस्तेमाल हुआ, वहां पर इनके मसाइल ज्यादा थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के तालिबात के ड्रेस सही है। फिर भी आप इत्मीनान रखें, सादा सिंपल बेहतर ड्रेस पहने। तलबा इसके लिए सिर्फ एक बात ध्यान रखें कि तलबा को भी पूरी आस्तीन की शर्ट पहनना मना है। आप फॉर्मल ड्रेस पहने, जायद पॉकेट वाली शर्ट इस्तेमाल ना करें, टी शर्ट इस्तेमाल ना करें, जींस पैंट इस्तेमाल ना करें। फॉर्मल ड्रेस यानी फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट इस्तेमाल करें। आखिरी बात, दोनों के लिए इम्तिहान गाह में आपको
कोई भी चीज ले जाने की इजाजत नहीं है। आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और एक जायद फोटो आपके पास रखना है, बाकी कोई चीज आपको नहीं ले जाना है। पेन भी नहीं ले जाना है, पेन आपको वहां से मिलेगी, उसी का इस्तेमाल करना है। पानी की बोतल नहीं ले जाना है, पानी भी आपको वहीं मिलेगा, घड़ी भी वहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने साथ कोई भी जायद चीज न ले जाएं। अगर आपको सेंटर इंचार्ज या सुपरवाइजर ये कहते हैं कि आपने आइडेंटिटी कार्ड नहीं लाया, आपने पैड नहीं लाया, आप उनको बतलाएं। आपके एडमिट कार्ड के पीछे हिदायत है, पुष्ट पर ये चीजें लिखी हुई है जो मैं कह रहा हूँ। इसलिए आप इत्मीनान रखें, आप सिर्फ एडमिट कार्ड साथ लेकर जाएं और एक फोटो साथ में रखें। इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो पेन आपको देते हैं, वो पेन नाकाबिल इस्तेमाल है, खराब है, तकलीफ दे है, आप उनसे पेन तब्दील कर लें, लेकिन अपनी पेन का इस्तेमाल कतई नहीं करना है। आपको उनकी ही पेन का इस्तेमाल करना है। इस तरह आपको इम्तिहान के पूरे काम मुकम्मल करना है और इत्मीनान से जाना है, इत्मीनान से वापस आना है। मुझे उम्मीद है कि ड्रेस कोड के ताल्लुक से जो बेइत्मीनानी तलबा और सरपरस्त में है वो मेरी इस गुफ्तगू से दूर होगी। मैं दावे नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टडी किया हूँ। हमारे तलबा और तालिबात को मेरी इस गुफ्तगू से कुछ फायदा हो, हमारे सरपरस्त हजरात की बेचैनी दूर हो, आने वाले 8 दिनों में वो अपनी स्टडी बढ़ाएं, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें और इस तरह की बातों से अपनी तवज्जो हटा लें ताकि हमारा इम्तिहान सही तरीके से हो, हमारी मार्क्स में इजाफा हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ड्रेस कोड के ताल्लुक से और टाइमिंग के ताल्लुक से जो बातें अब तक गलत फहमी के दर्जे में महसूस कर रहे थे उसे दूर कर लें और मेरी गुफ्तगू को अच्छी तरह सुने, देखें, गौर करें। इंशाअल्लाह इस पर अमल करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आइए, इम्तिहान से पहले की बात हमने की, इम्तिहान के दौरान की बात की। चंद लफ्जों में, चंद मिनट में मैं आपको इम्तिहान की बाद की बातें बतलाता हूँ, इसलिए कि ये बेहतर मौका है। आप इस बात को अगर आज महसूस करेंगे, समझ लें और 6 तारीख के बाद अगर इसको तवज्जो से देखें, सुने, तो इंशाल्लाह आपकी और मजीद परेशानियां जो आने वाले दिनों में होगी उससे आप बचेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये नीट का इम्तिहान 6 मई को हो रहा है और 10 मई को सीईटी का इम्तिहान हो रहा है। नीट के जरिए मैंने कहा कि आपको मेडिकल के तमाम दाखिले मिलेंगे और सीईटी के जरिए आपको इंजीनियरिंग और फार्मेसी में जाना है। मैं नीट के ताल्लुक से आपको बतला दूं कि नीट का रिजल्ट जून के पहले हफ्ते में मुतवक्के है, इसलिए 7 जून से पहले पहले हमें रिजल्ट दस्तयाब होगा। रिजल्ट के फौरन बाद आपको अपनी मार्क्स के मुताबिक सबसे पहला काम ये करना है कि जहां आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जमा किया है, ऑनलाइन किया है, वहां या उससे मिलते जुलते किसी भी साइबर सेंटर पर जाकर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। मेडिकल एडमिशन के लिए पहले दर्जे का काम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हमारी मार्क्स कुछ भी हो, हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म वक्त से पहले या वक्त खत्म होने से पहले करना है। उसमें आपकी बोर्ड की मार्क्स मालूम हो जाएगी, आपका रिजल्ट जब तक आ जाएगा। आपकी नीट की मार्क्स मालूम होगी, वो आपका उसमें इंदराज करना है। आप रिजर्व कैटेगरी में हैं, ओपन में हैं, आप किस इनकम ग्रुप से हैं, ये तमाम मालूमात का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। जिस तरह आपने इम्तिहान के लिए फॉर्म भरा है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसी तरह अब आपको दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको महाराष्ट्र लेवल की मेरिट रैंक मिलेगी कि आपका क्या नंबर है महाराष्ट्र में, आपका क्या नंबर है ऑल इंडिया में, आपका क्या नंबर है ओबीसी में, आपका क्या नंबर है ओपन में। इस तरह आपको जिस दर्जे में मालूमात मिलेगी उसके मुताबिक आइंदा काम करना है। वो काम ये होता है कि जो मार्क्स हासिल करने वाले तलबा एमबीबीएस के काबिल हैं, बीडीएस के काबिल हैं, इन 2 डिग्रियों के काबिल जो तलबा हैं, यानी 450, 500 के करीब और उससे ज्यादा मार्क्स हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को पूना बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जाना होता है। उसके लिए एक शेड्यूल जारी होता है कि कौन सा तालिब इल्म कब जाएगा
वो आपके रैंक और मार्क्स के मुताबिक होता है। उन तलबा और तालिबात को अपनी तयशुदा तारीख में बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तस्दीक करना होती है। 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, नीट की मार्कशीट, आपके ओबीसी सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आने वाले दिनों में आपको मालूम हो जाएगा जिस वक्त रिजल्ट आएगा कि क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए लाजमी है। उन डॉक्यूमेंट को लेकर वो तलबा जो एमबीबीएस और बीडीएस में जाना चाहते हैं उन्हें तयशुदा वक्त में बीजे मेडिकल हॉस्पिटल जाकर तस्दीक करना है और वहां एक और फॉर्म ऑनलाइन भरना है। उसे कहा जाता है प्रेफरेंस फॉर्म, यानी तरजीही फॉर्म। आपको तरजीह देना है, प्रेफरेंस देना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है। पहले अगर आपको एमबीबीएस करना है तो एमबीबीएस की जितनी कॉलेजेस आप चाहते हैं उसका दर्जा आपको लिखना है। मिसाल के तौर पर बम्बई की जे मेडिकल हॉस्पिटल में आपको एमबीबीएस करना है तो उसे आप 1 नंबर दीजिए। आपको पूना में एमबीबीएस करना है बीजे मेडिकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप उसे 2 नंबर दीजिए। इस तरह 1 नंबर से लेके आखिर नंबर तक का आप एमबीबीएस की दर्जा बंदी करेंगे, तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे, उसको कहते हैं प्रेफरेंस फॉर्म। इसी तरह बीडीएस को आप अगर तरजीह देना चाहते हैं तो एमबीबीएस के बाद आप बीडीएस को तहरीर कर दें। या अगर किसी तालिब इल्म का ये इरादा है कि नहीं मुझे बीडीएस करना है, मेरे वालिदैन, मेरी अपनी ख्वाहिश या मुझे इस लाइन की उम्मीद है, जाना है, तो आप बीडीएस को पहले रख सकते हैं, एमबीबीएस को बाद में रखें, या आप एमबीबीएस बीडीएस को मुश्तरका रख सकते हैं। लेकिन ये दर्जाबंदी, ये प्रेफरेंस आपको पहले करना है और पूना जाकर आपके डॉक्यूमेंट की तस्दीक होने के बाद प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। इसके बाद मुख्तलिफ राउंड होते हैं, 4 राउंड में दाखिले होते हैं। कुछ तलबा को पहले राउंड में दाखिला मिल गया, बाकी तलबा को दूसरे राउंड में, कुछ तलबा रह गए हैं उन्हें तीसरे राउंड में। इस तरह 3 राउंड में दाखिले होते हैं। ये हुआ एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशन का तरीका। इससे हटकर जितने कोर्स हैं, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, जितने भी पैरामेडिकल और मेडिकल कोर्स हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद प्रेफरेंस फॉर्म भरे जाते हैं। लेकिन वो फॉर्म आपको अपने अपने इलाके में, अपनी अपनी जगह पर ऑनलाइन सबमिशन करना है और उसके मुताबिक जब आपको किसी कॉलेज से मतलूबा पीरियड में बुलाया जाएगा तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है और दाखिले के मराहिल को मुकम्मल करना है। अगर इस सिलसिले की मैं तफसीली बात आपको बतलाऊं तो शायद आज आपकी समझ में नहीं आएगी। आज जितनी बातें बताई गई है आप उसे समझें। आपको 2-3 काम करना है। सबसे पहले ये कि इम्तिहान खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले दरमियान में हमें मुतवक्के मार्क्स का अंदाजा हो जाएगा कि मुझे क्या मार्क्स मिलना है। उसके मुताबिक आप कोर्स का इंतखाब करें और करियर काउंसलर टीचर्स से या साइबर कैफे में या जिसे आप मुनासिब समझते हैं उनके सामने जिक्र करें कि मुझे ये मार्क्स मिल सकती है, मेरा रिजल्ट 60% होगा, मेरा रिजल्ट 50% होगा, मैं किस कोर्स में जाऊं वो आपको बतलाएंगे। आप उस कोर्स की मजीद मालूमात लें। मिसाल के तौर पर अगर आप बीयूएमएस के काबिल हैं तो आपको एमबीबीएस बीडीएस की तरफ नहीं जाना है। आपको बीयूएमएस की इतनी मालूमात ले लेना है कि कहीं आपसे गफलत और सुस्ती ना हो। बीयूएमएस की तमाम मालूमात आप लें और जून के पहले हफ्ते में जब रिजल्ट आएगा आप अपने मराहिल शुरू कर दें। पहले दर्जे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दूसरे दर्जे में प्रेफरेंस, तीसरे दर्जे में कॉलेज की मालूमात, फीस, रिहाइश, तमाम चीजें मालूम करने के बाद आप अपनी उस कॉलेज को जहां आप एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं सामने रखकर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। जिस तरह बीयूएमएस की मिसाल मैंने दी है, बीडीएस वाले भी वही कर सकते हैं, एमबीबीएस वाले भी वही कर सकते हैं। लेकिन एक बात इसमें बहुत अहम है कि कोई भी तालिब इल्म ये ना समझे कि मेरी मार्क्स कम है, मेरा दाखिला नहीं होगा। मैं आपको गुज़िश्ता साल की मिसाल बतलाता हूँ कि 150 मार्क्स में बीयूएमएस के दाखिले होना थे, लेकिन 90 मार्क्स में भी दाखिले हुए हैं। अगरचे कि ये बात नामुमकिन लग रही है, लेकिन हमने खुद राउंड की तहकीक की और आखिरी राउंड मुंबई में जो होता है उसे स्पॉट राउंड कहते हैं।
उसका मतलब ये होता है कि वहाँ जो सीट खाली है और उस स्पॉट पर जो तालिब इल्म मौजूद है उसकी मार्क्स अगर कम से कम है तो भी उसको दाखिला मिल जाता है, इसलिए कि उस दिन दाखिला मुकम्मल करना होता है। तो स्पॉट राउंड तक का अगर आप चलते हैं, आपकी मार्क्स कम है तो भी आपका दाखिला मुमकिन है। लेकिन अगर आप पहले ही राउंड में ये महसूस करते हैं कि मेरी मार्क्स कम है, मेरा दाखिला नहीं होगा, कल आप घर बैठेंगे और आपसे कम मार्क्स वाला तालिब इल्म दाखिला हासिल कर लेगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपकी जो भी मार्क्स हासिल होती है उसके बाद के एडमिशन प्रोसेस को आप जारी रखें। अगर मुमकिन हुआ तो एडमिशन प्रोसेस के लिए हम अलहदा से आपके सामने फिर दोबारा गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और आपको तमाम तरह की रहनुमाई हासिल होगी। आप एडमिशन प्रोसेस में चलें, इंशाअल्लाह मेडिकल के किसी भी कोर्स में आपका दाखिला होगा। आप पहले दर्जे में ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, इम्तिहान अच्छी तरह दें, अच्छी मार्क्स हासिल करें। जो भी मार्क्स हासिल हो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस को मुकम्मल करें। उसके बाद आप ये फैसला करें कि मैं इस साल दाखिला हासिल करूंगा या नहीं। इम्तिहान के बाद का जो 1 महीना है उसमें आप हर तरह स्टडी करें और रिजल्ट के बाद हर तरह की मेहनत करें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक दाखिले होते हैं। बहुत सारे तलबा ये समझते हैं कि जून में दाखिला बंद हो गया और वो जुलाई, अगस्त, सितंबर में घर बैठते हैं और उनसे कम मार्क्स वाले तलबा दाखिला हासिल करते हैं। इसलिए मैं इस जरिए आपसे गुफ्तगू के जरिए सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि आप एडमिशन प्रोसेस को मुकम्मल करें, पूरा करें, आखिरी दर्जे तक जाएं। हमारा दाखिला हो या ना हो ये 2 नंबर की बात है, लेकिन हमारी मालूमात मुकम्मल होगी, हमारी कोशिश मुकम्मल होगी। हमारी कोशिश और हमारी दुआ से जो हमारा मुकद्दर है, जो हमें मिलना है, वो जरूर मिलेगा। इसलिए मैंने इम्तिहान के पहले की जो बातें कही हैं उस पर गौर करें, इम्तिहान के दिन की जो बातें कही हैं उस पर गौर करें, इम्तिहान के बाद रिजल्ट से आने तक जो दरमियान में वक्फा है उसमें मालूमात जमा करें और आखिरी दर्जे में आपके ऐलान और इम्तिहान के नताइज आने के बाद आप आखिर तक का एडमिशन प्रोसेस में जाएं। इंशाअल्लाह हमारी आपकी ये मुश्तरका कोशिश से आपका नुकसान न हो, फायदा हो। यही दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत से है कि हमें कहने और सुनने से ज्यादा बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए।